हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, इसके पहले के लेक्चर में मैंने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं स्टार्ट करूंगा इसमें पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है हमारा पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये बताने से पहले मैंने इसके पहले क्या बताया था आपको, आर डी शर्मा नॉर्मल, क्या बताया था, आर डी शर्मा नॉर्मल। इसमें क्या बताया था मैंने, जब लाइट क्या होती है, रेयर मीडियम, आर से रेयर और डी से डेंसर, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ओर लाइट बेंड होती है। इसलिए मैंने बताया था शॉर्टकट में आर डी शर्मा नॉर्मल। शर्मा का इसमें कुछ रोल नहीं है, खाली याद रखने के लिए मैंने बोला आर डी शर्मा, यानी रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट जो होगी बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर इसका अपोजिट बताया था डॉक्टर एब नॉर्मल। अब इसमें क्या होगा, जब लाइट डी से डेंसर, रे से रेयर, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर बेंड होगी। नॉर्मल यानी जो हमारा ये सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन होता है उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। जब लाइट क्या होगी, बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब नॉर्मल का मतलब यहाँ पे है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसे हम लोग, तो उस केस में क्या होगा, लाइट क्या होगी, बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये याद रखना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, पहला वाटर क्या है हमारा, डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम, और जो एयर है हमारा वो क्या है, रेयर मीडियम है। अब इसमें क्या होगा, लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, यानी कि आपको याद क्या करने का है, डॉक्टर एबनॉर्मल। यानी इसमें लाइट जब रिफ्रैक्ट होगी, जब रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, अब इसमें से पहला जो रे ऑफ लाइट निकल रहा है वो स्ट्रेट जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जा रहा है। जाने के बाद देखो कुछ जो रे ऑफ लाइट है रिफ्रैक्ट हो गई है एकदम स्ट्रेट, और जो कुछ लाइट है, रे ऑफ लाइट है, वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी टकराने के बाद वापस आ रही है, बाउंस बैक हो रही है। ये तो हो गया पहले वाले में। अब फिर क्या करेंगे, लाइट को ना थोड़ा घुमाएंगे, टेढ़ा करेंगे, टेढ़ा करने के बाद देखो रे ऑफ लाइट निकली यहाँ से, और निकलने के बाद क्या हो गया, हम लोग क्या किए, थोड़ा घुमाए, यानी क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे कुछ जो लाइटें हैं, रे ऑफ लाइट है, वो क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, और जो कुछ है पार्शियली यानी रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। लेकिन जो पार्ट्स ऑफ जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो पार्ट्स ऑफ लाइट है जिसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल, क्या हो रहा है, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये तो आपको पता ही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ में पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, हाँ, कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, स्मॉलर है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है, हाँ। फिर क्या करेंगे, हम लोग लाइट को थोड़ा ऐसे घुमाएंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे। जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो फिर जब रिफ्रैक्ट होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो गया। देखो ये और भी ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से और भी दूर हो गया। पहले देखो थोड़ा था, अब क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया। यानी जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है, रे ऑफ लाइट आया तो कुछ जो पार्ट्स ऑफ रे ऑफ लाइट थी वो क्या हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है, और कुछ क्या हुई है, बाउंस बैक, टकराने के बाद वापस आई है, और क्या हुई है, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई है। इन्हें हम लोग के जो पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे देखो टकराने के बाद जो कुछ रे ऑफ लाइट है क्या हुई है, वापस हुई आई है, रिफ्लेक्ट हुई है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन। नहीं समझा तो देखो अब यहाँ पे, When light travel from a denser medium to rare medium, लाइट क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है, कहाँ से, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल हो रही है। फिर क्या बोला, इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कुछ रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो यहाँ पे टकरा के वापस आ रही है, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर नहीं समझा तो एक बार वापस यहाँ पे देखो और भी डिटेल में है। दैट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड का मतलब देखो, दैट इज पार्ट ऑफ लाइट कम्स बैक, यानी लाइट रे ऑफ लाइट की जो
कुछ पार्ट्स से वो क्या हुई है, कम बैक हुए, वापस आए हैं, कम बैक इनटू द डेंसर मीडियम, यानी कि वो डेंसर मीडियम में वापस आ गई हैं। डेंसर मीडियम एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिस इज कॉल्ड द पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब भी रे ऑफ लाइट जा रही है वो जो कुछ पार्ट्स ऑफ लाइट है टकराने के बाद वापस अपने डेंसर मीडियम में वापस आ रही है, यानी पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे ही हम लोग कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब चलो इतना तो हो गया। अब लाइट को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा और टेढ़ा करेंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज करेंगे। जब हम लोग थोड़ा और टेढ़ा करेंगे तो देखो यहाँ पे लाइट, रे ऑफ लाइट जा रहे हैं, रे ऑफ लाइट जाएगा तो अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू द बाउंड्री, ये बाउंड्री किसका है, वाटर और ये एयर का बाउंड्री है, इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और क्या हो जाएगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो जब 90 डिग्री का बनेगा तो हम ये जो आर इक्वल टू 90 डिग्री है, फिर जो इसका इंसिडेंस एंगल यानी कि ये आई सी, जिसे हम लोग इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कहेंगे। नहीं समझा, देखो व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री, क्या हो रहा है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 90 डिग्री बन चुका है। कैसे बन चुका है, क्यों, क्योंकि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किए तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा, तो ये क्या हो गया, पैरेलल टू द बाउंड्री हो गया, और पैरेलल होने के बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो फिर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसको ही हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल। When angle of reflection become 90 degree, then the incident angle called as a critical angle। हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे किसको, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी आईसी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। कब कहेंगे, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसी के एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, लाइट को थोड़ा और मोड़ेंगे। अब मोड़ेंगे तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, और इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होने के बाद देखो इंक्रीज हुआ तो पहले क्या हुआ था, पैरेलल टू द बाउंड्री हो गया था, लेकिन अब क्या होगा, कोई भी थोड़ा सा भी पार्ट्स ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ यानी कि यहाँ पे नो रिफ्रैक्शन, यहाँ पे अब रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, यानी कि कोई भी लाइट का थोड़ा भी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, टोटली क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जो जितनी भी यहाँ से रे ऑफ लाइट गई थी सारी की सारी क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, बाउंस बैक हो गई है, ये इनटू द इनके वाटर जो था इनका डेंसर मीडियम में वापस आ गई है टकराने के बाद। कोई भी, और यहाँ पे एक चीज़ और हुआ है, जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किए तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन हो गया क्रिटिकल एंगल, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर आपको डिफाइन करना हो तो बोलोगे व्हेन लाइट, रे ऑफ लाइट going from denser medium to rare medium and angle of incidence is greater than critical angle and totally ray of light reflected back into the water या फिर बोल सकते back into the denser medium is called the total internal reflection। total internal reflection यानी टोटल यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जो टोटली रे ऑफ लाइट थी सबके सब रिफ्लेक्ट हो गई हैं, रिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं यहाँ पे, इसके लिए हम लोग कहते हैं इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आ गया, अब आगे हम लोग चल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो पहले डेफिनेशन देख लो इसका, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इट्स कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जब लाइट पास होता है, ये क्या है हमारा सनलाइट है, ये पास हो रहा है किसमें से, ग्लास प्रिज्म से। जब ये पास हो रहा है तो होना क्या चाहिए, ये पास होने के बाद ऐसे स्ट्रेट चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब इसमें क्या हो रहा है, ये सनलाइट एंटर कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहा है अपने कलर्स में, अपने कंपोनेंट में सेपरेट हो रहा है। देखो अब इसमें कितने 7 कंपोनेंट है, 7 कलर्स है, और जब ये सनलाइट इसमें एंटर हुआ तो ये क्या हो गया, सेपरेशन हो गया इनका, इनके इन कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट में जब सेपरेशन हुआ तो सिर्फ सेपरेशन ही नहीं हुआ, और जिन जिन कलर में सेपरेशन हुआ वो कलर क्या हुए, बेंड भी हुए हैं, क्या हुए हैं, बेंड भी हुए हैं। और देखो जब यहाँ से बाहर आए तो वापस बेंड हुए हैं। और एक बात और नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई कलर है ज़्यादा बेंड हुआ है और कोई जो कलर है कम बेंड हुआ है। ऐसा क्यों, जैसे इमेज में आपको देख पा रहे होगे कि देखो जो रेड कलर है वो बहुत कम बेंड हुआ है, और जो वायलेट है वो बहुत ज़्यादा बेंड हुआ। ऐसा क्यों,
क्योंकि देखो जो रेड कलर है ना उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी देखो जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ हाई होता है बाकी इन सब के कंपैरिजन में। क्या होता है जब हम लोग वीप की ओर यानी ऊपर से ऐसे ऐसे ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है वेवलेंथ इंक्रीज होता है, और नीचे की ओर आते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है, ऐसा होता है। हाँ, तो अगर रेड लाइट का जो सॉरी रेड कलर का जो वेवलेंथ ज़्यादा है तो कम बैंड हुआ है, और जो वॉयलेट है सबसे नीचे है इसका वेवलेंथ कम है, बहुत ही कम है, सबसे कम है, इसके लिए जो बेंडिंग हुआ है वो वॉयलेट कलर में ज़्यादा हुआ है। अब ऐसा भी सवाल हो सकता है कि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा क्यों है और वॉयलेट का वेवलेंथ कम क्यों है। देखो यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। और अभी जो वेवलेंथ होता है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, यानी कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो समझ जाओ उस कलर का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो समझो वेवलेंथ कम है। यानी कि जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ ज़्यादा है यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है तो इसमें क्या जो वाइब्रेशन हो रहा होगा इसे ऊपर नीचे हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कम है जिसकी वजह से वाइब्रेशन कम हो रहा होगा, इसके लिए बैंड भी कम हो रहा है। और वही मैं बात करूँ वायलेट की, तो वायलेट का जो वेवलेंथ है एकदम कम है, और वेवलेंथ कम है तो यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। यानी कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा होगा, और वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा होगा तो ये बैंड भी ज़्यादा होगा। तो कुछ सम्स दिए हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहला देखो क्या दिया, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁻⁸, यानी स्पीड ऑफ लाइट दिया इन अ मीडियम, यानी कौन सा मीडियम है ये नहीं बोला है। तो फिर उसके बाद व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने बताया था आपको, जो पहला जो मीडियम होता है वो एयर होता है, वो फिक्स होता है। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो देखो कैसे करेंगे, और एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला क्या था, n=c/v। तो अब ये जो हमें स्पीड ऑफ लाइट दिया है ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है ये v रहेगा हमारा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या रहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी ये हमारा c रहेगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, और फॉर्मूला क्या है हमारा c/v। c से हमारा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v से ये जो मीडियम दिया है 1.5 इंटू 10⁸ ये रहेगा। तो c का वैल्यू क्या है हमारा 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय ये क्या है 1.5 इंटू 10⁸, ये 10 ये कैंसिल हो गया। तभी ये 1.5 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो 3 आता है, यानी क्या आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फाइनल में क्या लिखोगे, देयरफॉर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, देयरफॉर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज क्या है 2, ये फाइनल आंसर है। अब दूसरे में देखो क्या दिया, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। अब देखो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और किसका दिया है, एयर का। ग्लास और एयर दोनों का ही रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो फाइंड आउट क्या करने का है हमें, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो पहले क्या क्या दिया है उसे लिख लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एन से करते हैं। तो पहला किसका दिया है, ग्लास का दिया, तो यहाँ पे जी लगा दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या दिया है
3/2। और दूसरा क्या दिया है, वाटर का दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी W कितना है, ये 4/3 है। फाइंड आउट क्या करने का हमें, देखो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो पहला क्या रहेगा हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो यहाँ पे, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर क्या बोला है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिस्पेक्ट टू जो रहेगा यानी ये वाटर बाद में वाला, रिस्पेक्ट टू W यहाँ आ जाएगा, और फर्स्ट क्या है ग्लास, तो ये G हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये रहेगा। तो ये हमें फाइंड आउट करने का है। तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, NG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले क्या है W है, सॉरी पहले G है, तो पहले G वाला ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। G वाला वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/2 है, और ये क्या है W वाला यानी वाटर वाला, ये है 4/3। तो क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा करो, देखो यहाँ पे 3/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो लेकिन क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी 3 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में था, हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किए। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 9 हो जाएगा, 2 4 जा 8, ये हो गया आपका आंसर। तो क्या आया है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आया है, 9/8 आया है। तो फाइनल में लिखोगे therefore refractive index of glass with respect to water is क्या रहेगा, 9/8।